जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुदस्सिर नवाज़। आज मैं आप लोगों को ऑक्सले एकेडमी एंड कॉलेज ऑफ साइंस में जो वर्कशीट है चैप्टर नंबर 24 की वो करवाने जा रहा हूँ। इसमें जो है सबसे पहले हम MCQs करेंगे। वर्कशीट का पर्पस होता है कि बच्चा जो है वो पेपर की तैयारी के लिए एक प्रैक्टिस कर ले, उसे क्वेश्चंस का पता चल जाए। तो चैप्टर नंबर 24 द एवोल्यूशन, उसमें हम डिस्कस करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक जो यहाँ पे मेंशन किए हैं स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं। इसमें हमारे पास ये रिसेंटली हमारे पास ये सिलेबस दिया हुआ है, इसमें से हम MCQs डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो फ्लैजेला माइट हैव अराइज थ्रू द इंजेक्शन ऑफ, जो फ्लैजेला है वो अराइज हुए अराइजन थ्रू द इंजेक्शन ऑफ, कौन से बैक्टीरिया से फ्लैजेला अराइज हुए, किस बैक्टीरिया के इंजेक्शन से? साइनोबैक्टीरिया, स्पायरोकैटी, एरोबिक बैक्टीरिया या स्पाइरलम? तो स्पायरोकैटी बैक्टीरिया के इंजेक्शन से अराइज हुए। तो अब जो एरोबिक हैं उन्होंने जाकर माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हैं। और जो स्पायरोकैटी बैक्टीरिया हैं ये जाकर जो है वो फ्लैजेला बना रहे हैं। Next, enough protective ozone had built up to make life on land possible about dash million years ago. तो 420 million years ago, 350 million years ago, 140 million years ago या 280 million years ago। तो अल्फा ऑप्शन आएगा 420 million years ago, जिसके लिए नॉर्मली माया वर्ड यूज़ करते हैं। इतना अरसा पहले जो है ओजोन लेयर बन चुकी थी। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्रोबेबली यूज द हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड किसको कहते हैं जी? H2S को एज ए सोर्स ऑफ। तो हाइड्रोजन सल्फाइड किसके सोर्स के तौर पे इस्तेमाल की? कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। जो सल्फर थी उसको रिलीज कर दिया एज ए वेस्ट। अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस इज म्यूटेशन, माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट या एवोल्यूशन। अब ये जो MCQs है इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि बच्चे समझते हैं चैप्टर का नाम एवोल्यूशन है तो एवोल्यूशन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो जितनी भी चेंजेस पैदा हो रही हैं उन सब का जो सोर्स है वो बेसिकली म्यूटेशन है। तो ये कन्फ्यूजिंग MCQs है। तो इसमें देखें म्यूटेशन की वजह से चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस की वजह से एवोल्यूशन पैदा होती है। एवोल्यूशन तो एक प्रोसेस का नाम है और तब्दीली आती है तो कोई भी तब्दीली पैदा होगी तो कोई भी चेंज पैदा होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो उसका सोर्स तो म्यूटेशन। म्यूटेशन किसे कहते हैं जी? म्यूटेशन कहा जाता है कोई भी चेंज हो, एनी चेंज इन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ DNA। तो एनी चेंज ऑफ DNA में या एनी चेंज इन DNA में कोई भी तब्दीली आना जो है वो क्या कहलाता है? म्यूटेशन। अब नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच कैन टॉलरेट टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड सैल्मोनेला, आर्क्योबैक्टीरिया, स्पायरोकैटी, आर्क्योप्टेरिक्स। तो बैक्टीरिया हैं आर्क्योबैक्टीरिया। आर्क्योबैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं। एक्चुअल में जो ये बैक्टीरिया हैं इनको कहा जाता है ये थर्मस एक्वेटिकस, इनका साइंटिफिक नेम लिखा जाता है कि ये कौन से बैक्टीरिया हैं जी? थर्मस एक्वेटिकस हैं। तो ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं, इसलिए इन्हें थर्मस एक्वेटिकस कहा जाता है, साइंटिफिक नेम है। तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। ये जो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है ये थर्मस एक्वेटिकस आर्क्योबैक्टीरिया में से है। तो ये हॉट स्प्रिंग्स में रहते थे, इसलिए ये कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर लेते हैं? ऑलमोस्ट 120 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज़्यादा। वेयर डिड डार्विन डिस्कवर मैनी वैरायटीज़ इंक्लूडिंग फिंचेस? फ्लोरिडा पे इसने डिस्कवर की, एक्वाडोर पे, हवाई आइलैंड पे उसने डिस्कवर की, गैलापागोस आइलैंड पर। तो गैलापागोस आइलैंड पर उसने डिस्कवर की। एन इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट फॉर द एवोल्यूशनरी थ्योरी वाज द बर्थ ऑफ। तो एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है एवोल्यूशन कैसे हुई उसके लिए जो इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है वो कौन था? पॉपुलेशन इकोलॉजी, जेनेटिक ड्रिफ्ट या पॉपुलेशन जेनेटिक्स या पैलेंटोलॉजी? तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स था। पॉपुलेशन जेनेटिक्स ने जो है वो एवोल्यूशन के लिए मजीद जो है वो बेसिस प्रोवाइड की। अब इसमें नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जी। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड स्पेशल क्रिएशन। और एवोल्यूशन क्या कहती है कि इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले आप इसमें डेफिनेशन लिखेंगे कि प्रोसेस दैट ट्रांसफर द लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और स्पेशल क्रिएशन ऑल द थिंग्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड आर क्रिएटेड बाय नेचर। नेचर मीन गॉड। तो जितनी भी चीज़ें हैं उनको नेचर ने क्रिएट किया स्पेसिफिकली एंड स्पेशली, ठीक है। तो अब लिख दें कौन से साइंटिस्ट हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं। एवोल्यूशन को सपोर्ट करें डार्विनिज्म और स्पेशल क्रिएशन को सपोर्ट कर रहा है कार्लस लिनियस। इसके अलावा मुस्लिम साइंटिस्ट भी ऑलमोस्ट इसको मानते हैं। तो बहरहाल जो है इस तरह से आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। व्हाट इज़ न्यू डार्विनिज्म? न्यू डार्विनिज्म एक्चुअली मॉडर्न सेंसिस का दूसरा नाम है। तो मॉडर्न सेंसिस थ्योरी कहते हैं इसे।
तो मॉडर्न सेंसेस आ जाए न्यू डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म में इसको डिफाइन कर दें कि डार्विनिज्म वाज रिकाउंसल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस प्रोवाइडेड बाय द पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पैलेंटोलॉजी, इकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, ईटीसी। तो इस बेस पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। राइट टू मेन पॉइंट्स ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के 2 मेन पॉइंट्स लिख दें। आपकी टेक्स्ट बुक में इनको प्रॉपरली मेंशन किया है कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंडेंट्स विद मॉडिफिकेशन, जो डिसेंट्स है उनमें मॉडिफिकेशन आई। और दूसरा पॉइंट है नेचुरल सिलेक्शन एंड अडाप्टेशंस। तो जो नेचुरल सिलेक्शन है उसको 3 पॉइंट से प्रूव किया गया है कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे होती है। एक तो है ओवर प्रोडक्शन करते हैं जानवर ज़रूरत से ज़्यादा, फिर उनके दरमियान स्ट्रगल होती है एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है दैट डिपेंड अपॉन जेनेटिक मटेरियल। और तीसरा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चेंजेस पैदा होती हैं और वो चेंजेस लीड टू न्यू स्पीशीज़, इस तरह से न्यू स्पीशीज़ पैदा होती हैं। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जी। अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, राइट इनहेरिटेंस एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स। शॉर्ट सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन जो 2020 में ड्यूरिंग कोविड सेशन दिया गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें डार्विनिज्म जो थ्योरी है वो एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट जी वर्कशीट नंबर 2 है। इसमें एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, पॉपुलेशन, जीन पूल, एलील, जीनोटाइप, फ्रीक्वेंसी, ये सिलेबस शामिल है। इसमें एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द ह्यूमन वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। इसमें से ह्यूमन वेस्टिजियल स्ट्रक्चर किसको कंसिडर किया जाता है? अपेंडिक्स, पेल्विस, क्रोमोसोम्स, आईब्रोज। तो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स अपेंडिक्स को कहा जाता है। अब यहाँ मेन पॉइंट है जो आपने समझना है, वो मेन पॉइंट है कि वेस्टिजियल स्ट्रक्चर क्या होती है। हर एमसीक्यूज के एक मेन पॉइंट होता है, अगर आप वो पिक कर लें तो आपको आसानी समझ आ जाएगी। वेस्टिजियल कौन सी होती हैं? जो एंसेस्टर में फंक्शनल थी लेकिन जो नई जनरेशन है उनमें फंक्शनल नहीं रही, ठीक है। तो एंसेस्टर में उनका कोई ना फंक्शन होता था इसलिए होती थी। प्रेजेंट जो स्पीशीज़ है उनमें मौजूद है लेकिन उनका कोई फंक्शन नहीं है। इसमें अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स हमारे अंदर कोई फंक्शन नहीं करती लेकिन मौजूद है। ये एक शॉर्ट सी स्ट्रक्चर है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मौजूद होती है। मोस्ट फॉसल्स आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेरीन वाटर या क्ले। ज़्यादातर फॉसल्स पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक। लेकिन ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पानी है तो मेरीन वाटर है ख़ास तौर पे, तो वहाँ पर भी फॉसल बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरीन वाटर के अंदर जो रॉक्स बनते हैं वो भी सेडिमेंट्री होते हैं, इसलिए हम सेडिमेंट्री रॉक्स ही लगाएंगे। तो इग्नियस रॉक्स कौन से होते हैं? इग्नियस रॉक्स वो होते हैं जो ज़मीन का लावा जब बाहर आता है तो उसके ठंडा होने से बनते हैं। ये ज़मीन है, इसके अंदर लावा मौजूद है, ठीक है। तो जब लावा सरफेस को फाड़ कर बाहर आता है, फ्लो करता है, तो यहाँ पर आकर रॉक्स बनाता है। उसके अंदर कोई भी चीज़ आएगी वो जल भुन जाएगी, उसकी रॉक बन जाएगी, वो बनेगा ही नहीं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स लेयरिंग से बनते हैं आप पार्टिकल से। एवोल्यूशन इज़ अ डैश प्रोसेस। एवोल्यूशन कौन सा प्रोसेस? कंटिन्यूस प्रोसेस है, रीमॉडलिंग प्रोसेस है, स्टैटिक है, बोथ ए एंड बी है। एवोल्यूशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। और जो एवोल्यूशन है इसके बारे में, एवोल्यूशन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि एवोल्यूशन कभी भी रुकती नहीं है, ये होती रहती है, ठीक है जी। इसलिए इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो सिमिलैरिटी इन करेक्टरिस्टिक रिजल्टिंग फ्राम कॉमन एंसेस्टर इज नाउन एज, अगर सिमिलैरिटी हो इन करेक्टरिस्टिक्स रिजल्टिंग फ्राम द कॉमन एंसेस्टर, वो हमारे कॉमन एंसेस्टर से हमें सिमिलैरिटी बना रही हो करेक्टरिस्टिक्स में, उसे नाम क्या देते हैं? एनालॉजी, एथोलॉजी, होमोलॉजी या फिजियोलॉजी। दैट इज़ कंसिडर्ड एज द होमोलॉजी। करेक्टरिस्टिक्स में अगर फंक्शन में सिमिलैरिटी हो तो वो एनालॉजी होती है, स्ट्रक्चरल हो तो होमोलॉजी होती है। तो यहाँ होमोलॉजी रेफर करते हैं स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी को और एनालॉजी कहते हैं फंक्शनल सिमिलैरिटी को। अगर फंक्शन सेम हो तो होमोलॉजी। स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट दैट कैन इवॉल्व इन टाइम इज सेल, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन या स्पीशीज़। जो स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट है जो इवॉल्व हो सकता है दैट इज स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ में ही एवोल्यूशन से नई स्पीशीज़ बनती हैं। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स एट अ लोकस बाय चांस इज कॉल्ड म्यूटेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नॉन रैंडम सिलेक्शन। तो चेंज इन allele frequency at a locus that is called as genetic drift. Total aggregate of genes in a population at any time is called as gene pool, gene frequency, genetic map, genome. तो that is considered as gene pool. सीधी सीधी gene pool की definition है। अब शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं जी कि डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस वो होते हैं जो इनमें सिमिलैरिटी किस चीज़ में होती है? इसमें स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, इसमें फंक्शनल सिमिलैरिटी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ आपने बताना है कि ये कौन सी एवोल्यूशन करवाते हैं। जो होमोलॉगस ऑर्गन है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन करवाते हैं और जो एनालॉगस ऑर्गन है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन करवाते हैं।
डिफाइन बायोजियोग्राफी, बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो अर्थ, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूशन उसे बायोजियोग्राफी कहते हैं। व्हाट इज जीन पूल, अभी डेफिनेशन आई थी, टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन एट एनी टाइम इज कॉल्ड एज जीन पूल। जीनोम एक पॉपुलेशन को तो जीन पूल है, और अगर जीनोम एक इंडिविजुअल को तो उसे जीनोम कहा जाता है। ठीक है जी, तो डेफिनेशन दे दें एग्जाम्पल में, जैसे एक मटर बैग है, ठीक है, बीन बैग है, तो उसमें जितने भी मटर हैं उनके अंदर जितने भी जीन्स हैं उसे नाम देते हैं जीन पूल। राइट नोट ऑन एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको करना है जी। इस चैप्टर की लास्ट वर्कशीट है, उसका सिलेबस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हार्डी-वेम्बर लॉज थ्योरम एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। हार्डी-वेम्बर थ्योरम डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसीज ऑफ जीनोटाइप ऑफ फैमिली, स्पीशीज, पॉपुलेशन या कम्युनिटी। तो हार्डी-वेम्बर थ्योरम किस पे लागू होता है, वो पॉपुलेशन पे लागू होता है। इन ब्रीडिंग कैन बी डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग फीचर, डज नॉट अल्टर द एलील फ्रीक्वेंसी, लेसन द प्रोपोर्शन ऑफ हेटेरोजाइगोस, कैन काज फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन जीनोटाइप टू चेंज। तो जो इन ब्रीडिंग होता है बेसिकली, आप इसको देखें तो जो ये डज नॉट अल्टर द लील फ्रीक्वेंसी, ये भी सही है, लील फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, और लेसन द प्रोपोर्शन ऑफ हेटेरोजाइगोट, ये भी बात ठीक है। तो इसलिए बोथ ए एंड बी आंसर आएगा। और ये बात आप देख लें तो आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर जो है वो 222 पे आपको ये बात 232 पे नजर आएगी आपको ये बात, तो वहाँ पे आप देख लें। हार्डी-वेम्बर थ्योरम डिस्क्राइब पॉपुलेशन दैट इज नॉन इवॉल्विंग इन इक्विलिब्रियम इवॉल्विंग बोथ ए एंड बी। जो नॉन इवॉल्विंग भी और इक्विलिब्रियम में भी हो, दोनों बातें ठीक हैं जी। मेन काज ऑफ एक्सटिंक्शन इज माइग्रेशन, लॉस ऑफ हैबिटेट, म्यूटेशन, क्लाइमेट चेंज। मेन काज लॉस ऑफ हैबिटेट है, हैबिटेट लॉस हो जाए तो रहन सहन खत्म हो जाता है। रिडक्शन इन फॉरेस्ट कवरेज इन इक्वाडोर इज 75%, 85%, 95% या 100%, तो दैट इज 95%। इसमें जी अब शॉर्ट क्वेश्चन है जी, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के दरमियान डिफरेंस करें। जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं उनकी आप डेफिनेशन लिखें, दैट आर नियर टू एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट हैं जिनका नो इंडिविजुअल लेफ्ट बिहाइंड। तो पहला डिफरेंस आप डेफिनेशन की बेस पे कर लें, दूसरा डिफरेंस आप एग्जाम्पल की बेस पे कर लें। एंडेंजर्ड जो होती हैं और एक्सटिंक्ट उनके दरमियान डिफरेंस। राइट टू मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज़। कंजर्वेशन कैसे बचा सकते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए, वाइल्ड लाइफ एरियाज़ बनाएं, बैन करें ओवर हंटिंग को, हैबिटेट डेवलप करें। इसके बाद वो जो काजेज़ हैं पॉल्यूशन पैदा करने वाली चीज़ें हैं उनको रिड्यूस करें। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डोमिनेंट एलील बी इन अ पॉपुलेशन विद हार्डी-वेम्बर थ्योरम इक्विलिब्रियम इज 0.6, व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगो। सिंपल एमसीक्यूज है, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन होगी। अब हम इसको हार्डी-वेम्बर थ्योरम से कैलकुलेट करते हैं। हार्डी-वेम्बर थ्योरम जो बेसिकली टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो ये दिया है कि बी का स्क्वायर, इस बी का स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसी इक्वेशन को देखें तो हार्डी-वेम्बर थ्योरम बनती है। हमारे पास कैपिटल बी के इसके लिए है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अब पी की जगह हम कैपिटल बी ले लें, बी स्मॉल बी इज इक्वल टू 1। तो हमने स्मॉल बी पहले निकालना है, कैपिटल बी हमारे पास दिया हुआ है तो हम स्मॉल बी इधर रखेंगे 1 माइनस कैपिटल बी, और स्मॉल बी निकल आएगा 1 माइनस 0.6, तो इसमें से निकलेगा स्मॉल बी कितना निकला 0.4। अब हमने हेटेरोजाइगोस की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, हेटेरोजाइगोट, तो ये हो गया कैपिटल बी होमोजाइगोट, ये स्मॉल बी होमोजाइगोट, और ये है 2 कैपिटल बी स्मॉल बी, ये हेटेरोजाइगोट हैं। तो हम हेटेरोजाइगोट की इस फार्मूले के हिसाब से निकालते हैं। इस फार्मूले में देखें जी, अब हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हेटेरोजाइगोट के लिए वो है 2 कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है जी। अब इस